वेलकम टू द केडी स्मार्ट एजुकेशन। कल हमने स्टार्ट किया था रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसको हमने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम तक पढ़ लिया था। उसके बाद उसके आगे का हम थोरेसिक चैम्बर की बात कर रहे थे। थोरेसिक चैम्बर तो थोरेसिक चैम्बर में मैंने बताया था कि थोरेसिक चैम्बर में जो भी चेंजेस होंगे या थोरेसिक कैविटी में जो भी चेंजेस होंगे वो कहाँ दिखाई देंगे, हमारे लंग्स के ऊपर दिखाई देंगे। थोरेसिक चैम्बर किस से बना होता है? ये डोर्सली जो है वो वर्टिब्रल कॉलम से बना होता है। डोर्सल वाले पार्ट पे वर्टिब्रल कॉलम में बना होता है, ठीक है। वेंट्रल में स्टर्नम, ठीक है। साइड में क्या होती है? रिब्स होती है इसके। एंड जो नीचे वाला पार्ट होता है, लोअर पार्ट होता है, वो डायफ्राम से बना होता है। डायफ्राम। तो थोरेसिक चैम्बर 4 वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम, रिब्स एंड डायफ्राम से मिलकर बना होता है, ठीक है। थोरेसिक कैविटी में जो भी चेंजेस होंगे वो कहाँ पे दिखाई देंगे? लंग्स के अंदर दिखाई देंगे। अब इसके बाद हमने बात की थी कि एयर जो हमारा रेस्पिरेशन है वो कैसे होता है, ठीक है। 5 स्टेप्स में होता है हमारा रेस्पिरेशन। सबसे पहले ब्रीदिंग, मतलब O2 रिच एयर को अंदर डिफ्यूज़ करना एंड CO2 रिच एयर को बाहर डिफ्यूज़ करना क्या होता है? ब्रीदिंग होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? एल्वियुलर मेम्ब्रेन में गैसेस एक्सचेंज होता है, ठीक है। जब एयर अंदर आ जाती है तो एल्वियुलर मेम्ब्रेन जो होती है वहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होता है। उसके बाद ब्लड जो है वो टिश्यूज़ तक लेके जाता है, ठीक है। ब्लड का टिश्यूज़ तक लेके जाया जाता है। उसके बाद टिश्यू और ब्लड के बीच में गैसेस का एक्सचेंज होता है। उसके बाद जो O2 मतलब सेल के अंदर जाती है, उस O2 के थ्रू क्या किया जाता है? एनर्जी प्रोवाइड की जाती है। उस O2 को यूटिलाइज करके एनर्जी का निर्माण किया जाता है और उस एनर्जी को हम हमारी जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है उसके अंदर यूज़ करते हैं। तो ये सारी प्रोसेस ब्रीदिंग के दौरान हमारे मतलब रेस्पिरेशन के थ्रू आउट हमारे बॉडी में चलती रहती है। उसके बाद हम बात करें तो मैकेनिज्म की बात करें, ब्रीदिंग की मैकेनिज्म की। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग की मैकेनिज्म के दौरान क्या होता है? ब्रीदिंग की मैकेनिज्म के दौरान क्या होता है? 2 स्टेप्स होते हैं ब्रीदिंग के दौरान, ठीक है। एक्सपायरेशन एंड इंस्पायरेशन। एक्सपायरेशन मतलब सांस अंदर लेना एंड इंस्पायरेशन मतलब सांस को बाहर छोड़ना। अब एक्सपायरेशन एंड इंस्पायरेशन तो हो गया, जैसे कि सांस अंदर ली, सांस बाहर छोड़ी। तो इसमें इतनी बड़ी बात क्या है कि हमें इसको पढ़ना पड़े, एक्सपायरेशन अलग से एंड इंस्पायरेशन अलग से, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? ये सिर्फ कुछ सेकंड्स की प्रोसेस होती है, लेकिन इसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं। हमारी जो थोरेसिक कैविटी होती है उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं इसके मतलब ब्रीदिंग के दौरान। जब इंस्पायरेशन होता है उसके दौरान और जब एक्सपायरेशन होता है उसके दौरान हमारे जो थोरेसिक कैविटी होती है उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं और लंग्स में वो चेंजेस दिखाई देते हैं। तो हम यहाँ पे इंस्पायरेशन को सबसे पहले पढ़ेंगे कि एक्सपायरेशन सांस लेना या एक्सपायरेशन या इंस्पायरेशन को बोलते हैं। दूसरा नाम होता है इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। सांस छोड़ना एंड सांस लेना, ये दो स्टेप होते हैं। अब यहाँ पे हम सबसे पहले इंस्पायरेशन की बात करते हैं, ठीक है। इंस्पायरेशन के दौरान क्या होता है? इंस्पायरेशन के दौरान क्या होगा? इंस्पायरेशन जब हम सांस को अंदर लेते हैं तो वो एयर जो है वो अंदर क्यों चली जाती है, ये हम यहाँ पे देखेंगे कि एयर को है वो अंदर क्यों ले लेते हैं, हम अंदर कैसे चली जाती है एयर। तो इंस्पायरेशन की बात करें तो हमारी जो लंग के अंदर क्या होगा? थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम जब इंक्रीज होगा तो क्या होगा? थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज होने से वहाँ पे प्रेशर कम हो जाएगा थोरेसिक लंग्स के अंदर। थोरेसिक कैविटी में वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो लंग्स का वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएगा। लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज होने से क्या होगा? हमारी जो लंग्स हैं उनके अंदर प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है। एयर का प्रेशर कम हो जाएगा। अब जैसे ये कोई कंटेनर होता है तो यहाँ पे अगर हम इसको अगर बड़ा कर दे कंटेनर को, एक तो छोटा कंटेनर होता है एक बड़ा। अब इसके पिस्टन को हम ऊपर उठाते जाएँ तो
जो एयर होगी इसके अंदर उसका प्रेशर इसकी वॉल के ऊपर कम हो जाएगा, ठीक है। एयर का प्रेशर वॉल के ऊपर कम हो जाएगा, क्यों? क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, ठीक है। वॉल्यूम इंक्रीज होने से प्रेशर हमेशा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। वॉल्यूम जब कम हो जाएगा तो क्या होगा? प्रेशर हमेशा इंक्रीज होता है, ठीक है। अब हम इसकी बात करें तो इंस्पिरेशन के थ्रू आउट क्या होता है? इंस्पिरेशन के दौरान क्या होता है? जब हमारी मतलब प्रेशर ऑफ वॉल्यूम ऑफ लंग्स इज इंक्रीज्ड, so the pressure in lungs decreased, so the air moves inside the lungs. Air moves inside the lungs. तो एयर हमारी जो लंग्स होते हैं उसके अंदर आ जाएगी, ठीक है। प्रेशर कम हो जाएगा और वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा तो एयर हमारी जो लंग्स होते हैं उनके अंदर आ जाएगी। अब हम ये बात करते हैं कि लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज क्यों हो जाता है, ठीक है। लंग्स का वॉल्यूम ऐसे इंक्रीज थोड़ी ना होता है, कैसे हो जाएगा लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज ऐसे? तो कौन से चेंजेस होते हैं जो हमारी थोड़ी सी कैविटी में होते हैं जिससे लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज होता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते तो क्या होगा? हमारी जो इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं, इंटरकोस्टल मसल्स हमारी रिब्स जो होती हैं, रिब्स के बीच में कुछ अलग टाइप की मसल्स होती हैं जिनको हम इंटरकोस्टल मसल्स बोलते हैं। दो टाइप की होती है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। ये दो टाइप की इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं, ठीक है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल, ठीक है। तो क्या होगा? थोड़ी सी कैविटी में क्या होगा? जो हमारी थोड़ी सी कैविटी के अंदर इंटरकोस्टल मसल्स होंगी वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद जो डायफ्राम होगा हमारा, डायफ्राम होगा वो फ्लैट हो जाएगा। डायफ्राम फ्लैट होने से और इंटरकोस्टल मसल्स के जो कॉन्टैक्ट होने से हमारी थोड़ी सी कैविटी होती है उसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। डायफ्राम जो है वो एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस पे क्या करेगा? वॉल्यूम को इंक्रीज करेगा एंड इंटरकोस्टल मसल्स रिब्स को आगे बढ़ाएगी, ठीक है। रिब्स क्या करेंगे? रिब्स में कौन से चेंजेस होते हैं? रिब्स अपवर्ड एंड आउटवर्ड, ठीक है, ऊपर की साइड और साइड में मतलब बढ़ जाती है, ठीक है। जिससे हमारी थोड़ी सी कैविटी होती है उसमें क्या हो जाएगा? उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। पल्मोनरी वॉल्यूम जब डिक्रीज होगा तो पल्मोनरी प्रेशर हमेशा इंक्रीज होगा, ठीक है। सो डिक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम, decrease in pulmonary volume will decrease in pulmonary volume and increase in pulmonary pressure, ठीक है। तो ये रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, ये प्रोसेस होती है। अब थोड़ी सी कैविटी का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज क्यों हो जाएगा? दो टाइप की मसल्स होंगी जैसे इंटरकोस्टल मसल्स एंड डायफ्राम के। डायफ्राम इसको क्या करेंगे? थोड़ी सी कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज करने में हेल्प करेंगे हमारी। तो इंटरकोस्टल मसल्स एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल muscles will contract and diaphragm will be flat. Diaphragm flat होगा तो कौन से एक्सिस में हमारा जो वॉल्यूम है वो बढ़ेगा? एंटीरियो पोस्टीरियर एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में ये क्या करेगा? वॉल्यूम इंक्रीज करने का काम करेगा। एंड जो हमारी स्टर्नम होगी, स्टर्नम क्या करेगी? स्टर्नम हमारी डोर्सोवेंट्रल साइड में क्या करेगी? डोर्सोवेंट्रल साइड में वॉल्यूम को इंक्रीज करेगी, ठीक है। स्टर्नम डोर्सोवेंट्रल
इंक्रीज इन वॉल्यूम। डोर्सोवेंट्रल एक्सिस में वॉल्यूम को इंक्रीज करेगी स्टर्नम, ठीक है। तो ये सारी मसल्स यहाँ पे ये सारी मसल्स में चेंजेस होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं तो जो इंस्पायरेशन होता है वो एक एक्टिव प्रोसेस होती है। एक्टिव प्रोसेस क्यों होती है इंस्पायरेशन? क्योंकि इन सभी मसल्स को या डायफ्राम वगैरह को कॉन्ट्रैक्ट और इनमें जो भी चेंजेस करने होते हैं उसके लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, ठीक है। उस एनर्जी की ज़रूरत होती है तो इसके लिए इसको हम एक्टिव प्रोसेस बोलते हैं। इंस्पायरेशन एक्टिव प्रोसेस होती है। इंस्पायरेशन एक्टिव प्रोसेस होती है, ठीक है। तो ये हमारा इंस्पायरेशन होगा, ठीक है। क्या क्या बोला हमने? वॉल्यूम क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा लंग्स का, ठीक है। लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। प्रेशर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो प्रेशर ग्रेडियंट बन जाएगा वो एटमॉस्फेरिक एयर एंड लंग्स के अंदर। तो प्रेशर ग्रेडियंट हो जाएगा तो क्या होगा? वॉल्यूम जो इंटरकोस्टल वॉल्यूम इंक्रीज क्यों हो जाएगा? इंटरकोस्टल मसल्स एंड डायफ्राम में कॉन्टैक्ट एंड फ्लैट होने की वजह से, जिससे लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा एंड प्रेशर कम होने से क्या होगा? एयर जो है वो अंदर आ जाएगी। तो ये सारी प्रोसेस क्या होगी? जो इंस्पायरेशन है उसके दौरान होगी, ठीक है। और ये क्या है? एक्टिव प्रोसेस है एक टाइप की, ठीक है। तो ये सारी बातें हो गई हमारी इंस्पायरेशन के दौरान, ठीक है। अब हम एक्सपायरेशन के दौरान क्या क्या चेंजेस होते हैं उसकी बात करते हैं। एक्सपायरेशन की बात करें तो एक्सपायरेशन के दौरान क्या होगा? जो हमारी लंग्स होगा, लंग्स का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? लंग्स अपने वापस नॉर्मल कंडीशन में आ जाएंगे, ठीक है। लंग्स वापस नॉर्मल कंडीशन में क्या आएंगे तो क्या होगा? वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। वॉल्यूम कम होने से क्या होगा? लंग्स के वॉल्स पे क्या होगा? प्रेशर जो है वो एयर का बढ़ जाएगा। एयर का प्रेशर इंक्रीज होने से एयर है वो बाहर मूव करेगी, ठीक है। एयर रेसिस्ट टू आउटवर्ड्स। डिक्रीज इन लंग्स वॉल्यूम, डिक्रीज इन लंग्स वॉल्यूम एंड इंक्रीज इन प्रेशर या पल्मोनरी प्रेशर, सो एयर रसेस आउटसाइड, ठीक है। तो क्या होगा? लंग्स का वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। अब लंग्स का वॉल्यूम डिक्रीज क्यों हो जाएगा? यहाँ पे पहले इंक्रीज हुआ था, यहाँ पे डिक्रीज वॉल्यूम क्यों हो जाएगा लंग्स का? क्योंकि जो हमारी मसल्स जो है वो मसल्स में जो भी चेंजेस हुए थे या डायफ्राम में जो भी चेंजेस हुए थे क्या हो जाएगा? वो अपने नॉर्मल कंडीशन में आ जाएंगे, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में आने से क्या होगा? उनमें उनका जो है वो जो उन्होंने ऐसे बढ़ाया था, ऐसे आगे की तरफ निकला था, जो हमारा थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक चैम्बर आगे की तरफ निकला था, वो वापस अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। तो क्या होगा? वॉल्यूम अपने आप ही कम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे किसी भी टाइप की यहाँ पे कोई भी टाइप की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट या कोई भी चेंजेस नहीं होती किसी भी टाइप। नो चेंजेस इन मसल्स, नो चेंजेस इन मसल्स। ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्टेड मसल्स जो होंगी वो क्या हो जाएंगे? रिलैक्स हो जाएंगे, ठीक है। ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्टेड मसल्स विल रिलैक्स्ड। ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्टेड मसल्स या रिलैक्स्ड कर लो, रिलैक्स्ड। ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्टेड मसल्स क्या हो जाएंगे? रिलैक्स्ड हो जाएंगे, ठीक है। और क्या होगा? डायफ्राम होगा वो क्या हो जाएगा? अपनी नॉर्मल कंडीशन में हो जाएगा। डायफ्राम नॉर्मल हो जाएगा, डायफ्राम नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या देखा कि यहाँ पे किसी भी टाइप के मसल्स या डायफ्राम में कोई भी कॉन्ट्रैक्शन या कुछ भी हमें चेंजेस देखने को नहीं मिल रहे हैं। अब कुछ भी चेंजेस देखने को हमें नहीं मिल रहे हैं तो यहाँ पे किसी भी टाइप की एनर्जी यूज़ नहीं होती, ठीक है। किसी भी टाइप मतलब एनर्जी
उस लेवल की, मतलब जो हमें मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए होती है उसमें एनर्जी, इसमें एनर्जी यूज़ नहीं होती, क्योंकि क्या होता है वापस अपने नॉर्मल कंडीशन में आना होता है इनको, ठीक है, किसी भी टाइप की एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसको हम पैसिव प्रोसेस बोलते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे? पैसिव प्रोसेस। पैसिव प्रोसेस, इसको हम पैसिव प्रोसेस बोलेंगे, ठीक है। तो एक्सपायरेशन के दौरान क्या होगा? डिक्रीज इन लंग्स वॉल्यूम, ठीक है, लंग्स का वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो मसल्स कॉन्टैक्ट हुई थी वो वापस क्या आ जाएंगी? अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाएंगी या रिलैक्स हो जाएंगी। उसके बाद वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा? प्रेशर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। प्रेशर के इंक्रीज होने से क्या होगा? जो एयर होगी वो बाहर चली जाएगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें, और ये क्या है? पैसिव प्रोसेस होती है, ठीक है। पैसिव प्रोसेस क्यों होती है? क्योंकि किसी भी टाइप की एनर्जी इसमें यूज़ नहीं होती है। तो ये तो हो गए हमारे इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन के बाद अब हम बात करेंगे किसकी? गैसेस एक्सचेंज की। गैसेस एक्सचेंज है वो 2 बार होता है, ठीक है। कहाँ कहाँ होता है? एक तो होता है हमारी एल्वियोलाई के अंदर, एक तो हमारी एल्वियोलाई होती है, वहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होता है, ठीक है। दूसरा कहाँ होता है? जो हमारे ब्लड एंड टिश्यूज होते हैं उनके बीच में गैसेस एक्सचेंज होता है, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ पे होता है? 2 बार होता है। एक बार तो एल्वियोलाई में, एक बार तो होता है एल्वियोलाई में, ठीक है। एंड सेकंड कहाँ पे होता है? ब्लड एंड टिश्यूज के बीच में, ब्लड एंड टिश्यूज के बीच में 2 बार का होता है, ठीक है। एक बार तो एल्वियोलाई के अंदर या एल्वियोलर मेम्ब्रेन के अंदर, दूसरी बार ब्लड एंड टिश्यूज के बीच गैसेस का एक्सचेंज होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते तो गैसेस का एक्सचेंज किस लिए कैसे होता है? उनके पार्शियल प्रेशर के प्रेशर में जो डिफरेंस होता है उसके थ्रू होता है, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर क्या होता है? पार्शियल प्रेशर तो सबको पता होता है कि पार्शियल प्रेशर तो होता है, लेकिन पार्शियल प्रेशर क्या होता है? पार्शियल प्रेशर तो गैसेस, जो गैसेस का मिक्सचर होता है, पार्शियल प्रेशर मिक्सचर, गैसेस के मिक्सचर के अंदर किसी एक पर्टिकुलर गैस का जो प्रेशर होगा उसको हम क्या बोलेंगे? पार्शियल प्रेशर बोलेंगे, ठीक है। इन मिक्सचर ऑफ गैसेस प्रेशर ऑफ गैस, किसी भी मिक्सचर में जैसे ये कोई कंटेनर होता है, इसके अंदर अलग अलग टाइप की गैसेस है, CO2 है, N2 है, ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे जो किसी भी एक गैस का प्रेशर होगा उसको हम क्या बोलेंगे? PP, ठीक है, पार्शियल प्रेशर बोलेंगे। पार्शियल प्रेशर ऑफ N2, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, तो पार्शियल प्रेशर बोलते हैं इसको, ठीक है। अब क्या होता है डिफ्यूजन के दौरान? जो हमारी एल्वियोलाई होती है, एल्वियोलाई के अंदर, ये हमारी एल्वियोलाई है, यहाँ पे PO2 है 104 एंड PCO2 होता है यहाँ पे 40 mmHg। mmHg इसकी यूनिट होती है पार्शियल प्रेशर की, mmHg। तो यहाँ पे 104 तो किसका होता है? पार्शियल प्रेशर O2 का, एंड 40 mmHg किसका होता है? PCO2, ठीक है। जो हमारी CO2 होती है उसका पार्शियल प्रेशर 40 mmHg होती है, ठीक है। अब ये जो यहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज हो जाएगा एल्वियोलाई में, गैसेस का एक्सचेंज हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, ठीक है। यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करेगा तो वो कहाँ जाएगा? हार्ट में जाएगा, हार्ट में जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। हार्ट के बाद कहाँ जाएगा? ये टिश्यूज़ में जाएगा, जो हमारे डीऑक्सीजनेटेड टिश्यूज़ होते हैं वहाँ पे जाएगा हार्ट के बाद, ठीक है। ये कौन सा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर कितना होगा पार्शियल प्रेशर? PCO2। ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो क्या होगा? CO2 कम है इसके अंदर, ऑक्सीजन ज़्यादा है तो क्या होगा? इसका पार्शियल प्रेशर 40 mmHg, ठीक है।
अब जो हमारी O2 है वो इसके अंदर ज़्यादा है, PO2 कितना होगा 95 mmHg, 95 mmHg PO2 होगा, ठीक है। जहाँ पे भी ऑक्सीजन लीड करेगी, CO2 लीड, जहाँ पे भी जो गैस लीड करेगी उसका क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा। लेकिन CO2 का मैक्सिमम पार्शियल प्रेशर कहाँ जा सकता है, सिर्फ 45 जा सकता है, 45 के ऊपर इसका पार्शियल प्रेशर नहीं जा सकता। और किसी भी गैस का मिनिमम पार्शियल प्रेशर 40 mmHg हो सकता है ब्लड में, ठीक है, चाहे CO2 या O2, ठीक है, उनका मिनिमम पार्शियल प्रेशर 40 mmHg हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर टिश्यूज़ होते हैं, उनके अंदर क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड टिश्यूज़ होंगे, वहाँ पे CO2 ज़्यादा होगी, ठीक है। तो PCO2 क्या होगा यहाँ पे, PCO2 45 mmHg होगा, PCO2 45 mmHg एंड PO2 40 mmHg। क्यों? क्योंकि यहाँ पे CO2 ज़्यादा एंड O2 कम होती, ठीक है। CO2 ज़्यादा एंड O2 कम होने की वजह से क्या होगा, जो पार्शियल प्रेशर होगा वो कम हो जाएगा। उसके बाद हम बात करें तो जो हमारी वेन्स होती हैं, थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, 45 एंड PO2 40। जो हमारी वेन्स होती हैं, वेन के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, वेन्स के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, ठीक है। अब ये कहाँ पे जाएगा, पहले तो ये हार्ट में ही जाता है, लेकिन उसके बाद कहाँ में जाएगा, ये लंग्स में जाएगा। लंग्स में क्यों जाएगा, ये ऑक्सीजनेटेड होने के लिए। तो यहाँ पे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसके अंदर PCO2 जो है वो 45 एंड PO2 40 mmHg होती है, ठीक है। PCO2 45 mmHg एंड PO2 कितनी होती है, 40 mmHg होती है। अब उसके बाद हम इसको एक उससे बना लेते हैं, ठीक है, टेबल के फॉर्म में बना लेते हैं। O2 एंड CO2, एल्वियोलाई डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड टिश्यू, या टिश्यू लिख दो, ठीक है। तो एल्वियोलाई में 104 होता है ऑक्सीजन का, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 40 होता है ऑक्सीजन का, ऑक्सीजनेटेड में 95 होता है, एंड टिश्यूज़ के अंदर कितना होता है, 40 होता है, ठीक है, 45। एंड CO2 का कितना होता है, CO2 का एल्वियोलाई के अंदर 40 होता है, डीऑक्सीजनेटेड में 45 एंड ऑक्सीजनेटेड में कितना होगा, 40 होगा, एंड इसके अंदर 40, ठीक है। तो CO2 का क्या होता है, 40 ही मतलब रहता है, ठीक। ये 40 एंड 45, क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड टिश्यू होगा तो उसके अंदर CO2 ज़्यादा होगी, ऑक्सीजन कम होगी, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो केसेस एक्सचेंज के दौरान पार्शियल प्रेशर रहता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं तो जो हमारी एक्सचेंज सरफेस होती है वो किस किस की बनी हुई होती है, ठीक है। एक्सचेंज सरफेस, तो एल्वियोलाई, ये जैसे एल्वियोलाई है, ठीक है, यहाँ पे कुछ सेल्स होती हैं जिनको हम बोलते होते हैं स्क्वैमस एपिथेलियम, स्क्वैमस एपिथेलियम सेल्स। स्क्वैमस एपिथेलियम, स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यूज, स्क्वैमस एपिथेलियम, ये ब्लड कैपिलरीज होती हैं, ठीक है, ये ब्लड कैपिलरीज होती हैं, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ सेल्स होती हैं कैपिलरीज के अंदर, इनको बोलते हैं एंडोथेलियम ऑफ कैपिलरी, एंडोथेलियम ऑफ कैपिलरी। इन दोनों के बीच में एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। इनको बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है।
अब ये इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन, दोनों की बेसमेंट मेम्ब्रेन बनके क्या हो जाती है, बहुत ही पतली सी होती है, एक हो जाती है, ठीक है। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन, अब जो गैस आएगी वो क्या करेगी, यहाँ से इसको ये तीनों लेयर्स क्रॉस करनी पड़ेगी, उसके बाद क्या होगी, ये कैपिलरी के अंदर आ पाएगी, या ये तीनों लेयर क्रॉस करके ये एल्वियोलाई के अंदर जा पाएगी, ठीक है। तो ये तीनों लेयर जब क्रॉस करेगी तो गैसेस का एक्सचेंज होगा। तो गैसेस एक्सचेंज के दौरान कितनी सरफेस को हम क्रॉस करना पड़ता है, सबसे पहले तो स्क्वामस एपिथेलियम, ठीक है, सबसे पहले स्क्वामस एपिथेलियम को क्रॉस करना पड़ता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन को एंड एंडोथेलियम ऑफ कैपिलरी, इन 3 सेल्स को हमें क्रॉस करना पड़ता है, ठीक है। तो ये होती है हमारी एक्सचेंज सरफेस, एक्सचेंज सरफेस ऑफ गैसेस, ठीक है। ये हो गई हमारी एक्सचेंज सरफेस ऑफ गैसेस। अब हमने कौन सी क्या बात की, सबसे पहले हमने क्या बात की, थोरेसिक कैविटी की बात की, ठीक है। थोरेसिक कैविटी में क्या होता है, थोरेसिक कैविटी डोर्सली वर्टिब्रल कॉलम, वेंट्रली हमारी स्टर्नम्स हैं एंड जो साइड में रिब्स हैं एंड हमारी जो रिब्स एंड डायफ्राम से, लोअर पार्ट में डायफ्राम से मिलकर बनी होती है, ठीक है। ये तो हो गई थोरेसिक कैविटी। उसके बाद हमने क्या बात की, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग की बात की। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में क्या क्या होगा, एक्सपायरेशन एंड इंस्पायरेशन। एक्सपायरेशन के दौरान क्या हुआ, सब एक्सपायरेशन के दौरान सांस बाहर निकालना एंड इंस्पायरेशन सांस अंदर लेना। इंस्पायरेशन के दौरान क्या होता है, इंस्पायरेशन के दौरान पल्मोनरी वॉल्यूम कम हो जाता है, पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है एंड प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, एयर क्या करेगी, बाहर मूव करेगी और जो इंटरकोस्टल मसल्स एंड डायफ्राम है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, डायफ्राम फ्लैट हो जाएगा। ये सारी चेंजेस क्या होती हैं, इंस्पायरेशन के दौरान होती है। फिर एक्सपायरेशन के दौरान क्या होगा, पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, एयर बाहर चली जाएगी। पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो मसल्स कॉन्टैक्ट हुए थे वो नॉर्मल हो जाएंगी, नॉर्मल होने से बाहर चले जाएंगे। ये क्या है, पैसिव प्रोसेस है, किसी टाइप की एनर्जी यूज़ नहीं होती है। इंस्पायरेशन क्या है, एक्टिव प्रोसेस है, क्योंकि मसल्स को कॉन्टैक्ट करने में एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या बात की, एक्सचेंज ऑफ गैसेज की गैसेज एक्सचेंज क्या होता है, पार्शियल प्रेशर की भी की, ठीक है। जो मिनिमम पार्शियल प्रेशर क्या होगा, हमारी जो बॉडी के अंदर क्या होगा, 40 mmHg, ठीक है। CO2 का मिनिमम पार्शियल प्रेशर क्या होगा, 40 mmHg, ठीक है। और मैक्सिमम किसी गैस का मैक्सिमम जो लीड करेगी, जो गैस लीड करेगी, अगर CO2 लीड करेगी तो उसका कहाँ तक जा सकता है, 45 तक ही जा सकता है। लेकिन O2 लीड करेगी तो कहाँ तक जा सकती है, 104 तक भी जा सकती है, ठीक है। तो उसके बाद हमने बात की बेसमेंट मेम्ब्रेन की। बेसमेंट मेम्ब्रेन, स्क्वैमस एपिथेलियम, बेसमेंट मेम्ब्रेन की नहीं, एक्सचेंज सरफेस एक्सचेंज सरफेस की, ठीक है, गैसेस एक्सचेंज की। स्क्वैमस एपिथेलियम, बेसमेंट मेम्ब्रेन, एंडोथेलियम ऑफ कैपिलरी, ये तीनों से मिलकर क्या बनी हुई होती है, हमारी एक्सचेंज सरफेस मिलकर बनी होती है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस पढ़ेंगे, ठीक है, कि गैसेस कौन सी होती है हमारी बॉडी में जिनका हमें ट्रांसपोर्ट करना होता है, CO2 एंड O2। उनका ट्रांसपोर्ट ब्लड के थ्रू या प्लाज्मा के थ्रू और इन सभी के थ्रू होता है, ठीक है। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और कमेंट भी कर सकते हैं आप, ठीक है। थैंक यू।